यस दोस्तों नमस्कार। 26 दिसंबर 2022 भारतीय जनता पार्टी उदयपुर द्वारा जन आक्रोश रैली निकाली गई उदयपुर में। उस जन आक्रोश रैली में हमारे उदयपुर विधानसभा व उदयपुर ग्रामीण विधानसभा के सभी कार्यकर्ता आए जिला कलेक्ट्री उदयपुर पर। मतलब यह जो जन आक्रोश रैली थी वह मैं जहां तक समझता हूं उदयपुर में पहली बार इतनी संख्या में भीड़, लगभग 5 से 7 हजार की भीड़ 26 दिसंबर 2022 को जिला कलेक्ट्री उदयपुर में या जिला कलेक्ट्री उदयपुर के सामने थी। कई सारे अतिथि थे, भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारी थे, उदयपुर ग्रामीण के एमएलए थे, लेकिन जो हमारे आदरणीय गुलाबचंद जी कटारिया, राजस्थान भाजपा के सबसे वरिष्ठ श्रीमान गुलाबचंद जी कटारिया ने ऐतिहासिक भाषण दिया अशोक गहलोत वर्तमान कांग्रेस सरकार के खिलाफ। क्योंकि ये सारे जन आक्रोश रैली वर्तमान कांग्रेस सरकार जिसके मुखिया अशोक जी गहलोत है, उस वर्तमान सरकार के खिलाफ श्रीमान गुलाबचंद जी कटारिया ने अपने आक्रोश में वो बातें कही जो कि बिल्कुल जनता के दिमाग में घुस गई। आइए आपको वो भाषण सुनाते हैं श्रीमान गुलाबचंद जी कटारिया का। ना दौलत पर नाज करते हैं, ना शोहरत पर नाज करते हैं हमारा नेतृत्व आदरणीय गुलाब जी, इसलिए अपनी किस्मत पर और लोगों के दिलों पर राज करते हैं, लोगों के दिलों पर राज करते हैं आदरणीय गुलाब जी। वैसा भारत माता की। ये तो आवाज दिल्ली गेट से आगे नहीं पहुंची। वो दिल्ली में बैठा है ना, उनको पता लगना चाहिए कि उदय की भारत माता की वंदे वंदे। इन भ्रष्टाचारियों से कौन लड़ेगा? इन बेईमानों से कौन लड़ेगा? आज की इस सभा में हमारे आग्रह पर राजस्थान प्रांत की सह प्रभारी आदरणीय विजय बहन जी, आदरणीय पूजा जी, बहन अलका जी, आदरणीय शिवाली जी, भाई फूल सिंह जी, भाई और बहनों, ये हमारी जो रैली है ये राजस्थान की 200 विधानसभा में चल रही है। इसका नाम है जन आक्रोश। इसका मतलब आपको समझ में आया, जनता के मन में गुस्सा है। आपके मन में है कि नहीं, ये अब पता लगेगा। कारण क्या है कि गुस्से का कारण समझ में आता है। मैं आदरणीय गहलोत साहब से केवल एक बात पूछना चाहता हूं। राजस्थान में नाबालिग बच्चियों के साथ, फिर दोबारा माताएं बहनें रिपीट कर रहा हूं, नाबालिग बच्ची वो होती है जिसकी उम्र 18 साल से कम होती है। उस नाबालिग बच्ची के साथ 1 जनवरी 19 से 31 जनवरी 22 के बीच में जो बलात्कार के मुकदमे राजस्थान में दर्ज हुए हैं पॉक्सो एक्ट के तहत, वो हुए हैं 6,467 मुकदमे दर्ज हुए। उससे भी ज्यादा शर्म इस बात की है कि इस राजस्थान सरकार की पुलिस ने 20% इन मुकदमों में एफआईआर लगाई है। इसका मतलब 1350 मुकदमों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है।
मुकदमे दर्ज हुए वो अपनी जगह, पर मुकदमे को दफा कर दिया। पोक्सो एक्ट ऐसा होता है जिसका मुकदमा कभी फर्जी नहीं हो सकता। मेवात क्षेत्र, इसका मतलब अपराधियों का अड्डा, जहां अपराध सबसे ज्यादा होते हैं वो भरतपुर है। उस भरतपुर में जो एफआईआर लगी है वो 42% एफआईआर लगी है। माथा पकड़ो, 42% एफआईआर दर्ज होना भरतपुर जिले में। एक जाति विशेष को बचाने के लिए तुमने इन मुकदमों को एफआईआर में डालकर उन हत्यारों को बचाया है जिन्होंने हमारी नाबालिग बच्चियों के साथ रेप किया है। क्या गुस्सा नहीं होगा? अगर ये किसी गरीब की बेटी, आपकी बेटी होती, मेरी बेटी होती, और उस मासूम बच्ची को ले जाकर रेप करके और उसको खत्म हो जाता मुकदमा। ऐसा का ऐसा दूसरा आंकड़ा दे रहा हूं मैं। गुस्सा किस बात का है इसको समझो। दूसरा जिला है मेवात का अलवर। अलवर जिले में जितनी नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुए उसमें से 38% दुष्कर्म एफआईआर में चले गए हैं। बहनों, अगर आप समय रहते इसका प्रतिकार नहीं करोगे, आज किसी गरीब की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, कल तुम्हारी बच्ची के साथ भी बलात्कार होगा, तब कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। मैं सोचता हूं इससे ज्यादा अफसोस, शर्म की बात क्या हो सकती है? गुस्सा इस बात का है, गुस्सा इस बात का है कि तुमने इस तुष्टीकरण में राजस्थान को जलाकर खाक कर दिया। तुम्हारी नाक के नीचे तुम्हारी विधानसभा जोधपुर में जिस प्रकार का तांडव नृत्य हुआ, घंटों तक तांडव नृत्य सड़क पर चलता रहा, लेकिन राजस्थान का मुख्यमंत्री मौन धारण कर रखा। इसलिए गुस्सा है, इसलिए गुस्सा है कि करौली में सरकार की परमिशन से हिंदू पर्व का जलसा निकल रहा था। हिंदू पर्व का जलसा बिना परमिशन के नहीं, सूचना देकर कौन से रास्ते से हमारा ये काफिला चलेगा, जैसा सरकार ने कहा वैसा का वैसा रास्ता तय किया। उस रास्ते पर पुलिस भी मौजूद, पुलिस भी जुलूस के साथ चल रही है, लेकिन एक मोहल्ले विशेष में जाते ही उसकी छतों पर जो हजारों लाखों भाटे इकट्ठे कर रखे थे, ऊपर से दनादन चलना शुरू हो गया है ना। लोगों को भी लगी और पुलिस भाग गई, और भागी भी ऐसी कि 2 घंटे तक वापस पुलिस उस जगह नहीं आई और वहां जितनी हिंदुओं की दुकानें थी उनको खाक कर दिया। गुस्सा होगा कि नहीं होगा? गुस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो, क्या मजाक है? जहां 15 मिनट में पुलिस पहुंच सकती है, अगर सूरजपुर में दुकानें जल रही है और कलेक्टर में एसपी का दफ्तर है, यहां से अगर वहां 2 घंटे तक पुलिस नहीं जाती और दुकानें जल जाती है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या दुर्भाग्य है, सारी दुकानें जलकर खाक हो गई, उसके बाद वो पहुंचे। इसलिए गुस्सा है, इसलिए गुस्सा है कि हिंदुओं के त्योहार पर जब परमिशन लेने जाते हैं तो तुम कहते हो धारा 144 लागू हो गई है। हमारी राम रेवाड़ी निकले तो धारा 144, और पीएफआई का जुलूस निकले और परमिशन लेके निकले और कोटा में 10,000 लोग सड़क पर चले। ये तुम्हारे काका जी लगते हैं क्या? ये बताओ। इस बात का गुस्सा है, इस बात का गुस्सा है। तुम्हारे जिले में पिपाड़ शहर में मुसलमानों के जुलूस में खुला नारा लगा, इन सारे अधिकारियों ने वो नारा सुना, सर कलम होगा, सर कलम होगा, जैसे कन्हैयालाल का सर कलम हुआ। बहुत दुख है। अगर इसके बाद भी हमारे खून में गर्माहट नहीं आती तो ऐसा लगता है हम इस मेवाड़ के और राजस्थान के रहने वाले नहीं। हमारे मेवाड़ के पूतों ने तो अपनी माँ बहन की इज्जत के लिए सब कुछ कुर्बान किया यार। केसरिया धारण करके तलवार लेकर निकल गए, मरे या मारा, लेकिन दुष्ट को अंदर नहीं आने दिया यार। वो मेवाड़ है यार, क्या दुर्भाग्य हमारा। और हमारी जब आपने देखा होगा केसरिया बाना के सारे अबूत जब युद्ध में काम आ रहे थे तो हमारी माता बहनों ने भी अपने सतीत्व की रक्षा के लिए पद्मिनी के साथ
16,000 कन्याओं ने, माताओं ने आग में कूद करके दुष्ट का हाथ नहीं लगे, इसलिए अपने आप को स्वाह किया। वो धरती है। आज हमारी धरती पर ये दरिंदे जिस प्रकार से कर्म कर रहे हैं, एक एक कर्म को सुनकर दुख होता है। दुख नहीं होता, एक 2.5 साल की बच्ची नहीं समझती है कि रेप क्या होता है। उस 2.5 साल की बच्ची को दुष्ट उठाकर ले जाता है, ले जाकर टोपी खिला करके उसके साथ रेप करता है, और रेप करने के बाद उसका गर्दन तोड़ करके कुएं में फेंक देता है। फिर गुस्सा नहीं है तो फिर तुम्हारा पानी है या खून है? क्या दुर्भाग्य है। स्कूल में जाओ तो मार साहब रेप कर जाते हैं, क्या दुर्भाग्य। थाने में जाओ तो पुलिस रेप करती है, अस्पताल में जाओ तो वहां कर्मचारी रेप करता है। ये रेप का देश बन गया दोस्तों, इसलिए गुस्सा है। और राजस्थान का मुख्यमंत्री जिस राज्य का गृह मंत्री हो, उसके राज्य में इतनी घटनाएं होने के बाद भी ये अपना मुंह नहीं खोलता है और सवेरे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ एक स्टेटमेंट देता है। तेरा शौक हो गया क्या स्टेटमेंट देने का? पहले घर तो संभाल, पहले घर को संभाल। तू मुख्यमंत्री है, तेरा एक मंत्री दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है। तुम्हारा मंत्री क्या बोल रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। और तू स्वयं पायलट गद्दार है तो जग मारने बैठा है ना। वहां बहुत कड़वा शब्द प्रयोग किया है, लेकिन माफी चाहता हूं। आगे तुम जिसको गद्दार कहते हो उसको मंच पे कैसे शेयर करते हो, कैसे बिठाते हो? या तो तू उतर जा या उसको उतार, दोनों में से कोई एक बात कर। आशा हो रहा है, क्या दुख होता है। राजनीति इतनी घृणित स्थिति में चली जाएगी, केवल कुर्सी इतनी प्यारी हो जाएगी कि सारी हदें पार हो जाएगी। इसलिए गुस्सा है, इसलिए गुस्सा है कि आपका बेटा नौकरी प्राप्त करने के लिए 4-4, 5-5, 6-6 बरस तक रो रहा है। ये सोचता है कि मास्टर तो बन जाऊंगा, 8-8 साल बीएड किए हो गया। गरीब की मां ने और गरीब के बाप ने अपना खेत गिरवे रख करके उसको बीएड कराया। बच्चा की परीक्षा बार बार बदल जाती है, और बदल जाने के बाद जब रीट का पेपर होता है, ये राजस्थान की जनता का बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। उस रीट की परीक्षा में राजस्थान के गरीब और अमीर लोगों ने जहां जहां बच्चों का सेंटर आया, उनके गांव में अगर स्कूल में सेंटर आया तो सबने अपने अपने घर से रोटियां बना बना करके, पूड़ियां निकाल निकाल करके वो बच्चों को दिया जो बीकानेर से यहाँ आया था, जिसका माँ बाप यहाँ नहीं है। और हमारा बच्चा बीकानेर गया था, उसका भी वहाँ कोई माँ बाप नहीं था, पर जनता उसकी माँ बाप बनकर के उस बच्चे की सेवा की। यार ये राजस्थान है, एक भी बच्चा भूखा नहीं मरा। और इस सरकार के साधनों में ऊपर नीचे लद करके जैसे आया, गाड़ी को पकड़ कर आया, 5 तो रास्ते में मर गए, परीक्षा देने भी नहीं पहुंचे। और परीक्षा देने के बाद दूसरे दिन जब वापस ट्रेन से घर पहुंचे तो पता लगा पेपर आउट और परीक्षा कैंसल। अब रोए क्या करे, बोलो कितना कष्ट होगा उस बच्चे को। सोचो अगर तुम्हारा बच्चा और बच्ची भी उस परीक्षा में से घर लौट के आया तो बच्चा रोता आया कि नहीं आया? कितनी लंबी इंतजार करने के बाद रोता बच्चा घर आता है। और हमने विधानसभा में कहा ये नकल कराने वाला ये 2000 और 3000 का पेपर बेच नहीं है। इस पेपर आउट कराने के लिए बड़े बड़े करोड़ों रुपया दे करके जो एजेंसियां चल रही है, डकैत गिरोह चल रहा है, उसके कारण से। और तुम्हारे बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा ये सारा राजनीतिक संरक्षण में हुआ है। ये तुम्हारे बोर्ड के अध्यक्ष का स्टेटमेंट है। और जनता जनार्दन तुझसे पूछना चाहता हूं, आपने और मेरी रकम जो मैंने बैंक में रखी है वो डबल लॉक में है कि नहीं है? एक चाबी आपके पास है, एक बैंक में रहती है कि नहीं रहती? इसको डबल लॉक कहते हैं। जब वहां का कर्मचारी भी अपनी चाबी लाता है और आप भी अपनी चाबी लगाते हो तो आपका लॉकर खुलता है। दोस्तों ये हिंदुस्तान का पेपर लीक कहां से हुआ? ये शिक्षा संकुल से हुआ, जहां डबल लॉकर में रखा हुआ पेपर था। लॉकर में से पेपर कौन चुरा सकता है? जिसके पास लॉकर की चाबी है। और लॉकर की चाबी तुमने उन प्राइवेट संस्थाओं के लोगों को दे दिया
और उसके कारण से पेपर चोरी होकर के 17 लाख बच्चे और 1 करोड़ राजस्थान की जनता का जीना हराम कर दिया तुमने। इसलिए गुस्सा है, इसलिए गुस्सा होता है। और आपने देखा कल परसों उदयपुर में जो पकड़े गए, ये केवल उदयपुर की पुलिस को धन्यवाद देना चाहिए कि इतना अलर्ट थे। और ऐसे की ऐसी कई गिरोह कई जिलों में इसी प्रकार से बसे गई है। और ये योजना बच गई है कि जो भी आवे तुम्हें पेपर का पैसा दे, उसको घर मत छोड़ो, उसको अपनी गाड़ी में बिठाओ और गाड़ी में इसको 2 बजे रात को पेपर मिलेगा। हल भी यहीं कराओ, उत्तर भी यहीं बताओ और कल परीक्षा केंद्र पर इस बच्चे को उतार के आओ। ऐसी एक गाड़ी पकड़ी गई है। उदयपुर के एसपी और उसकी टीम को धन्यवाद देता हूं। और जब समय के पहले पेपर लिखते हुए पकड़े गए, पेपर सहित पकड़े गए, कंप्यूटर पकड़ा गया, प्रिंटिंग मशीन पकड़ी गई, सारे सामान पकड़े गए, अब क्या तुम्हें चाहिए? प्रणाम। और फिर वो बोर्ड के आरपीएससी से कहा कि पेपर निरस्त किया जाता है। अरे पेपर निरस्त से उस बच्चे की तो हत्या तूने कर दी, पर उन दरिंदों का तुमने क्या किया जिन्होंने पेपर इन सबको भेजा? और ये सब मिलकर के अलग अलग जगह जिलों में अपनी अपनी बसें लगाकर इन बच्चों को पेपर आउट कराकर अंदर ही तैयारी करने के लिए जो गाड़ियां चली है, उसका हिसाब कौन देगा? ये गुस्सा है कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं होना? बोलो यार, क्या मजाक हो गई यार? वो बच्चा रोता है, उसकी पीड़ा को समझो, वो जहर खाएगा। क्योंकि अब उसके 2 बच्चे हैं, लगातार 8 साल से कोशिश कर रहा था मास्टर बनूंगा, लेकिन वो पेपर आउट हो जाता है, घर आ जाता है। और हमारे यहाँ राजस्थान में लगभग 13,000 बच्चे संविदा पर नौकरी करते हैं। आपका बेटा भी होगा, आपका कोई न कोई रिश्तेदार होगा। तनख्वाह कितनी मिलती है? 8,000। 2007 से, कुछ 2012 से, कुछ 2013 से, कोई 8 साल की नौकरी, कोई 10 साल की नौकरी, उस बच्चे को मिल रहे 8,000 रुपया। और इस सरकार ने जब सरकार बनाने की जरूरत आई तो झूठ बोला। तूने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम आएंगे, सभी संविदा के लोगों को पक्की नौकरी देंगे। वो बच्चा भी तेरी बारात में आया था नहीं आया? तेरी ये जो सरकार बनी ना, उस बच्चे के आशीर्वाद से बनी है, जो ये सोच करके आया कि कम से कम ये सरकार आएगी, मेरे बच्चे की नौकरी पक्की हो जाएगी। वो पंचायत राज में आज भी सेक्रेटरी लग रहा है, तनख्वाह कितनी मिलती है? अरे सुनकर हैरान हो जाओगे। उस बच्चे को अपने सामने खड़ा करके उसकी आंखों को देखो, तुम्हारी आत्मा रोती नहीं है? वो 8,000 रुपए लेकर जब तनख्वाह लेकर 1 तारीख को घर जाता है, उसका बच्चा दौड़ता हुआ आता है, पापा मेरे बुशर्ट बना दो, बुशर्ट, वो आंखों में से पानी झरता है। ये अत्याचार की पराकाष्ठा है। मिनिमम वेज तो मिले उसे, मिनिमम वेज भी तुम नहीं देते हो। और उस बच्चे को केवल गुड़ लगाते कोनी में, हम आएंगे तो पक्की नौकरी मिलेगी। 4 वर्ष तो पूरे हो गए, अब मरने के दिन नजदीक आए ना, तब इनको सुध आई है। क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि चुनाव सामने दिखने लग गया तो देखा कि छोरे मारेंगे अब मुझे पकड़ के, तो अब इसने एक नया गुड़ लगाया है यहाँ। वो गुड़ क्या है? वो कहा कि अब तुम्हारे लिए नए नियम बनाए और इन नए नियम से आपको पक्की नौकरी करेंगे। नए नियम को पढ़ो, पढ़ करके आपके पास में कोई बच्चा हो तो उससे पूछो। जो बच्चा ओवरेज हो गया, उस बच्चे को इस नौकरी से बाहर निकाल दिया, तो वो काम मरने जाए कहाँ जाए? 15 साल नौकरी करने के बाद वो बच्चा कहाँ जाएगा? तुमने उसको नौकरी से बाहर निकाल दिया। और नया नियम और 10 साल की नौकरी 10,000, 20 साल की नौकरी 20,000, 30 साल की नौकरी 30,000। अरे 30,000 में तो आज की तारीख में ईमानदारी से कोई बोले ना तो किसी पियोन का घर भी नहीं चलता है यार। क्यों मारना चाहते हो इस बच्चे को यार? क्या दशा बना के छोड़ी है तुमने? स्कूल खाली पड़े हैं, बच्चा रो रहा मास्टर को, मास्टर रो रहा नौकरी को। घोषणा करते हो इतनी भर्ती हो जाएगी, इतनी भर्ती हो जाएगी, भर्ती है कहाँ? 4 साल में सारी भर्ती 1,25,000 बच्चों की हुई है। 1,25,000 की भर्ती और 40,000 रिटायरमेंट। 40,000 रिटायरमेंट, भर्ती तो 85,000 की हुई।
और तुम भर्ती करने वाले थे 5 लाख। आजकल रोज विज्ञापन निकल रहे, पेपर आउट की सीमा समझ में आती है? ये 12 बार राजस्थान में पेपर आउट हुआ, 12 बार। कोई जवाब नहीं देता है। हमने कहा यार तुम इतने अक्लमंद बैठे हो, परीक्षा का पैटर्न बदलो। कोई जरूरी है क्या राजस्थान में एक ही पेपर छपा हो 17 लाख बच्चों के लिए? कोई अलग तरीका निकालो यार, कंप्यूटराइज करो। आज की तारीख में सारे सिस्टम आपके पास है, परीक्षा का पैटर्न बदलो ताकि वो बच्चा रोता हुआ घर नहीं आए। और दुर्भाग्य तो ये है कि अब जितनी भी सरकारी नौकरी लगी ना इन 5-7 सालों में, अगर उनकी जांच करो तो आधी नौकरियां फर्जी मिलेगी। ये मैं गुलाब चंद कटारिया कह रहा हूं, आधी नौकरी। जो काबिल नहीं है वो नौकरी कर रहे हैं क्योंकि वो ऐसे ही पेपर आउट करा के पास हुए। अगर इनका डॉक्यूमेंट चेक करो तो आपको समझ में आ जाएगा ये खेल तमाशा हो क्या रहा है। अब क्या होने वाला है, अब वो बच्चे पास होंगे जो कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं फीस दे करके। आपका और मेरा गरीब का बच्चा जो अपने घर पे रोता है रात भर, वो बच्चा अब नौकरी में नहीं लगेगा। अब तुम्हारा बच्चा नौकरी से बाहर। तो आपने इस आदिवासी क्षेत्र में पीड़ा नहीं होगी। अरे ये भैरव सिंह जी को धन्यवाद देता हूं। इस आदिवासी क्षेत्र में आरक्षण केवल 12% का है ट्राइबल का, पर हमने कहा भैरव सिंह जी, मेरे इस आदिवासी का बेटा भी बराबर का पढ़ा लिखा है, एसटीसी बीएड किया हुआ मास्टर नहीं बनता है। मास्टर कहां से, भरतपुर से आ जाता है, अलवर से आ जाता है, दौसा से आ जाता है, मेरा बच्चा रोता है। तब मैं गुलाब चंद कटारिया जब शिक्षा मंत्री बना, भैरव सिंह जी का मेरे दिमाग में एक योजना आती है इन बच्चों को नौकरी से लगाने की। क्या? मैंने कहा मैं जिले के 15 नंबर दूंगा। अगर बांसवाड़ा का लड़का बांसवाड़ा में मास्टर की फार्म भरेगा तो 15 नंबर उसको ऊपर कर दूंगा। डूंगरपुर का बच्चा डूंगरपुर में भरेगा तो 15 नंबर ऊपर कर दूंगा। उदयपुर का बच्चा उदयपुर में लगेगा। और मैंने 94, 95, 96, 97 में 100% बच्चों को, एक भी आदिवासी बच्चा पढ़ा लिखा एसटीसी बीएड किया हुआ बिना मास्टर के नहीं रहा दोस्तों, बिना मास्टर के नहीं रहा। क्या दुर्भाग्य है, आज स्कूल में मास्टर नहीं है। और आप कॉलेज खोल रहे हो, 238 कॉलेज खोल दिया, 238, और मास्टर एक नहीं लगाया। तो क्या दीवार पढ़ाएगी रे? कौन पढ़ाएगा उस बच्चे को? गेस्ट फैकल्टी न पूरी तनख्वाह देते हो। गोल्ड मेडलिस्ट बच्चा जब गेस्ट फैकल्टी में 5 साल नौकरी करता है, शाम को आके रोता है। गोल्ड मेडलिस्ट नौकरी के इंतजार कर रहा है, पद खाली पड़े हैं लेकिन नौकरी मिलती नहीं है क्योंकि तुम इंटरव्यू करा नहीं सकते, तुम परीक्षा ले नहीं सकते। बहुत भयानक स्थिति में से आज पता है। और सारा राजस्थान भ्रष्टाचार की भट्टी में जल गया है। अगर कुछ दर्द होता है तो समय रहते संभलो रे दोस्तों, संभलो। ये देश का पहला प्रधानमंत्री मैंने देखा है अपनी 44 साल की राजनीतिक जीवन में, जिस आदमी ने इन भ्रष्टाचारियों को मारा। किससे मारा? खाते खोलो रे, खाते खोलो रे, खाते खोलो। सबको खाते खुलाए नहीं खुलाए? आप सबको बोलो, खुलाया। पहले पैसा तहसीलदार साहब थैला भर के लाता था, नहीं लाता था, और हमको जैसे भिखमंगे हो ना ऐसी आवाज देता है मिठूड़ी देता था। मैं बहुत कड़वा बोल रहा हूँ आज, मुझे माफी चाह। और मिठूड़ी को बुला के कहता, मिठूड़ी कतरा दन हुआ? 18 दन ले, थारा 1800 रुपया हुआ। पर माँ उदयपुर आया ना, 1600 थारा 200 माणा। काटते थे नहीं काटते? राम धन से बोलो यार। और थैला भर के शाम को ले जाता था नहीं? इसका इलाज कांग्रेस तुम्हारे भेजे में नहीं आया, लेकिन नरेंद्र मोदी के भेजे में आया कि सीधा का सीधा पैसा खाते में डालो रे, खाते में डालो। अब तुम्हारा नरेगा का पैसा भी खाते में आता। मार कटका मारेगा वोट। अब इंदिरा आवास का पैसा नगद नहीं आता है, अब 1,48,000 तेरे खाते में आता है। ये पहला देश का प्रधानमंत्री समझो जो 6,000 रुपया हिंदुस्तान के प्रत्येक किसान, छोटा हो या बड़ा हो, उसके खाते में हर 4 महीने में 2,000 रुपया डालता है। अब तक हिंदुस्तान के 10 करोड़ किसानों को 16 किस्तें बटन दबा के डाली है, बटन दबा के। वहां से बटन दबाता है ना, 17,000 करोड़ रुपया 10,000 किसानों के खाते में आ जाता है। देख कट नहीं मार सकता रे। इसलिए कांग्रेसी चिल्लाते हैं, उनके अंदर से हबड़ के आ रहे हैं।
अच्छे दिन कब आएंगे? अच्छे दिन कब आएंगे? बिना मेहनत के कतरनी मारता था ना, अब इसने कतरनी मार को बाहर निकाल दिया। इतने अच्छे दिन तो आने वाले नहीं है। तुमने इतने साल 54 साल तक दिल्ली में राज किया रे, इस किसान को पावाना देने की कोशिश की, इस राजस्थान के किसान को यह गुण लगाया 10 दिन में। अरे वसुंधरा जी ने पिछली बार 10,000 तक का कोऑपरेटिव सोसाइटी का कर्जा माफ करके कागज आपके हाथ में दिया था, नहीं दिया? रामधन से बोलो यार। हमने आपको कर्जा माफ करके दिया, आपको नहीं समझ में आया। वो 10 दिन में सब कर्जा माफ करने के चक्कर में आप डूब गए, सारा खात्मा कर दिया। कहता था पूरे दिन बिजली आएगी 24 घंटे, तो जाती कहाँ? तेरे घर जा रही है क्या? 24 घंटे बिजली आएगी, 8 घंटे किसान को बिजली मिलेगी। किसान ठंड में मेहनत कर रहा है। आप में से कुछ शहर के लोग जाओ उसके साथ खड़े हो रात को 3 बजे, तो समझ में आएगा कि उसकी पीड़ा क्या और उसका दर्द क्या है। कोई समझने की कोशिश नहीं करता है। ठंड में मेहनत करता हुआ मर रहा है, और उसके बाद भी तुमको कोई फर्क नहीं। वो जाता है यहाँ कुआं चला करके मोटर, वहां मेहनत करने खेत में पहुंचता, तब तक बिजली गई। अरे यार क्या तमाशा हो रहा है यार। और बिजली का जो बिल आता है ना, वो आजकल तार में करंट कम आता है, कागज के छूतिये में ज्यादा आता है। महसूस होता है कि नहीं होता है? जब कागज का छूतिया घर आता है ना, तो पहले उसको ऊंधा नीचा करके देखते हैं पड़ोसी है कि नहीं, ये तो बात की बात है। पहले तो नीचे का आंकड़ा देखते आया कितना। 11 बार सरचार्ज बढ़ा है, 11 बार। जो कहते थे 5 साल तक बिजली का पैसा नहीं बढ़ाएंगे, उन्होंने 11 बार फ्यूल चार्ज बढ़ाया, 11 बार। और कितना बढ़ा? ₹1.80 प्रति यूनिट। हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली कहीं है तो अपने राजस्थान में है। अपने को घर का बिल आता है 7 और 8 रुपए में, फैक्ट्रियों को जाता है 12 और 13 रुपए में। क्या पत्थर कमाएगा? क्या कमाएगा? और जो आंकड़ियां डालते हैं वो मजा कर रहे हैं। चोरी कोई करे सजा कोई भुगते, ये क्या तमाशा है रे? इसलिए गुस्सा है तुम्हारे खिलाफ, इसलिए खिलाफ तुम्हारे गुस्सा है। और सारा देश भ्रष्टाचार की भट्टी में जलाने वाले सूरमाओं, 54 साल तक तुमने राज करके दिल्ली से भ्रष्टाचार को ठेठ उदयपुर की नाली तक भेजा है तुमने। देश की आजादी के लिए सर फिरे फांसी लटक करके भी वंदे मातरम बोलते हुए मरना पसंद करते थे। उस देश में ये क्या हो गया? अरे कि हम सब बेईमानों को यहाँ भगवान ने तिलक लगा लगा के भेजा, जाओ तुम्हारी जरूरत है राजस्थान में और हिंदुस्तान में, इसलिए भेजा है। पर चूंकि जब ऊपर वाला चोरियां और डकैतियां करता है ना, तो नीचे वाला धीरे धीरे सीख जाता है। इसमें दोष नीचे वाले का नहीं है। जब जिसका बाप ऊपर से चोरियां करता है ना, तो ठेठ नीचे तक आ जाती है। इसलिए कह रहा हूं, तुम्हें कड़वा शब्द तो लगेगा, पर तेरा सुखराम जेल गया कि नहीं गया? तार खा के गया। तार खाने की चीजें रहे, तार खा के जल जाते हो, घास खा के जल जाते हो, यूरिया खा के जल जाते हो, मकान खा के जल जाते हो। तमाशा नहीं तो और क्या है? और राजस्थान के मुख्यमंत्री, तेरे को शर्म आती तो एक बात का जवाब देना। कल तेने राजस्थान के शिक्षकों के सम्मेलन में बिरला ऑडिटोरियम में भाषण करते करते तुमने ये पूछा था कि नहीं उस और सारे अध्यापकों को कि भाई अध्यापक साथियों, तुम्हें ट्रांसफर कराने के पैसे तो नहीं देने पड़ते? सब एक साथ बोले देने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं। इसको लगा कि मैंने गलत सुन लिया या मेरे बोलने में कहीं गड़बड़ हो गई थी। मुझे दोबारा पूछा कि वास्तव में मास्टरों ट्रांसफर करने पर कुर्सियों पे खड़े होकर सबने कहा देना पड़ते हैं। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए भ्रष्टाचार का? और तेरे बाजू में तेरा शिक्षा मंत्री बैठा है, तेरे बाजू में तेरा शिक्षा मंत्री बैठा है, कौन जवाब देगा? तमाशा है ये, अजीब स्थिति में लाके खड़ा कर दिया राजस्थान को। 4 साल में घोषणा पे घोषणा। अरे ये वसुंधरा जी को धन्यवाद दो कि तुम्हारे गांव में 1-1 किलोमीटर की गौरव पथ के नाम से एक ऐसी सड़क दी है जिसमें 50 लाख केवल खर्च किया हमने, 50 लाख एक गांव में। हम कोई पैसा चोर के लाए? पैसा तो ये माई बाप तेरा ही है। ये राज का खजाना जयपुर का, ये तुम मालिक हो। राज का खजाना दिल्ली का तुम मालिक हो। न मोदी जी उसके मालिक है, न गहलोत साहब उसके मालिक है। अरे इस खजाने की मालिक हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता है, तुम हो।
तुम्हारे टैक्स के पैसे से खजाना बनता है। हम तो केवल तुम्हारे 5 साल के मुनीम की चाबी देते हो, हिसाब रखना, राम धर्म से खर्च करना, गरीब का ख्याल करना, विकास को आगे बढ़ाना, इसके लिए तुम चाबी देते हो। और सरकार चोरी होके बोल रही है 4 साल बेमिसाल। बारे वाह तेरा बेमिसाल। मैं चाहता हूं ये बेमिसाल करने यहीं आ जाओ, आधा पैसा हमारे स्टेज का तुम भी देना, आधी कुर्सियों का किराया तुम भी देना, आ जा। कम से कम पता तो लग जाए यार कौन सच्चे कौन गलत है। यार क्या तमाशा बना के खड़ा कर रखा है। सच में आज मन बहुत दुखी है कि वास्तव में इस सरकार के काम काजों के आधार पर इस उदयपुर में कहा था कि हम पहला बजट 19-20 का 50 करोड़ की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारेंगे। बता कहाँ है रे? 19-20 का बजट का है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि भट्टे के ऊपर जो हमने पुल बनाया और भी वो है। मैंने कहा वो तो स्मार्ट सिटी के काका जी का है, और ये स्मार्ट सिटी तुम्हारे राज के पहले ही आ चुकी थी उदयपुर में, और ये सैंक्शन भी पहले ही हो चुका था। तो ये क्या श्रेय लेता रहे? स्मार्ट सिटी, इस हॉस्पिटल में हमने ये सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक बनाया। उस समय के अपने स्वास्थ्य मंत्री जी जो आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लड्डा जी ने उसका भूमि पूजन किया। 159 करोड़ रुपया उन्होंने दिया। फीता ये काटता है तो मैंने बना के भाटा बनाया रे। अगर तेरा बनाया हो तो मेरे भाषण के बाद इस उदयपुर हॉस्पिटल में कि 270 करोड़ रुपया हमने लगाया, 270 करोड़ रुपया। इसमें तेरे खाते का अगर 5 करोड़ रुपया हो तो बता देना। ये डीएमएफटी तेरा नहीं है। ये जो 24 करोड़ रुपया इस मिनरल फंड से लगा ये तेरा नहीं है। ये राजस्थान के इस जिले की खानों से मिला हुआ शेष है। तुझे किसने सौगंध दिलाया जो कहा था कि मैं हर पंचायत समिति में नंदीशाला खोलूंगा? कहाँ है रे तेरी नंदीशाला? बता। कब तक जनता को धोखा देगा? कब तक झूठ बोल करके खेती पकाएगा? इसलिए आक्रोश है। ये आक्रोश हम सबको होना चाहिए, हमारे मन में रहना चाहिए इस आक्रोश को। जब तक ये नहीं रहेगा, और इस देश के प्रधानमंत्री ने दोस्तों तुम्हें और मुझे बचा लिया जो मैं भाषण कर रहा हूं और तुम सुन रहे हो। नहीं तो कोविड में भगवान कहां उड़ा ले जाता पता ही नहीं लगता दोस्त। ऐसा कोविड आया था कि बाप ने बेटे को नहीं देखा, बेटे ने बाप को नहीं देखा। बाप की अर्थी जल रही है, अर्थी देने के लिए लकड़ी बेटा नहीं है। ऐसे समय को भी हमने भुगता है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद इस बात का देता हूं, हिंदुस्तान की 2 वैक्सीन अगर पहली बार हिंदुस्तान ने आजादी के बाद किसी ने पैदा की, उसका नाम है देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज तुम्हारे और मेरे 2 और 3 डोज लगे ना, इसलिए भाषण सुनने आए हैं, नहीं तो भाषण भी नहीं सुन पाते। और वो भी डोज मुफ्त लगाने वाला दुनिया में पहला देश कोई है, वो भारतवर्ष है। तेरा और मेरा देश है भारतवर्ष, जो बिना पैसे के लगा, बिना पक्षपात के लगा, गरीब और अमीर को सबको लगा, नेता को भी लगा और छोटे चपरासी को भी लगा। दोस्तों ये है क्या कमाल है। और उसके बाद भी इनका एक ऐसा मंत्री जो फेल के बोलता है और ऐसा समझता है दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान का ठेका उसी ने लिया है। इतना घमंड मत करो दोस्तों। ये घमंड जनता जो है ना, जब मौका आता है ना तो ऐसे रगड़ के देती है ना कि चारों तरफ चौकड़ी भूल जाओगे। याद रख लेना, मैं आज घोषणा भविष्यवक्ता नहीं हूं, ज्योतिष भी नहीं जानता हूं, पर 30 से ऊपर नहीं निकल पाओगे। 30 से ऊपर नहीं निकल पाओगे। केवल काम है इस टीम को, ये मैं और तू, मैं बड़ा कि तू बड़ा, वो उसको रगड़ना चाहता है, वो उसको रगड़ना चाहता है। तुम ये रगड़ने का स्वभाव छोड़ दो। भगवान ने तुम्हें पैदा किया देश बनाने के लिए पैदा किया है, तुम्हें बनाने के लिए नहीं पैदा किया है। अगर इस बात का प्रण से मजबूती से पालन किया ना तो हम साले को ऑल आउट करके आएंगे। देखना क्या होता है क्या नहीं होता है। ऐसी कोई कमी नहीं है। हमने इस आदिवासी क्षेत्र में यहाँ के बच्चों को जिस तरह से तराशा है, आपने देखा होगा। भैरव सिंह जी ने 1 कलम से 8वीं का स्कूल खोला, वसुंधरा जी एक बार 3 से 8 में आई, 1 कलम से 10वीं का स्कूल पंचायत में खोला, और वापस जब 13 से 18 आई तो 1 कलम से बिना सिफारिश से 12वीं का स्कूल खोल करके आपके बच्चों को पढ़ाने की मैं क्या नहीं किया।
हमने आपके गांव गांव को अटल बिहारी वाजपेयी ने ठेठ मगरे पे सड़क चढ़ा दी यार, मगरे पे सड़क चढ़ा दी, बिना मांगे मगरे पे। और ये देश का प्रधानमंत्री तो तेरे ऊपर पहाड़ी के ऊपर भी एक लट्टू जला करके दिया कि नहीं दिया? बोलो यार रामदास, बोलो भाई, दिया कि नहीं दिया? तुम्हारे घर में लट्टू दिया, तुम्हारे घर में लट्टू जलाता है, तुम्हारे घर में घर घर नल से पानी देने की योजना बनाता है, तुम्हारे घर में शौचालय बनाता है, तुम्हारे घर में उज्ज्वला का कनेक्शन देता है, तुम्हें 20 महीने तक 5-5 किलो प्रति मूड के मुफ्त अनाज देता है। और इन्होंने एक बर्तन तुम्हारे बच्चे को नहीं दिया, एक बर्तन। हमने सारी किताबें फ्री करके बच्चों को बांटी है। हम कुछ काम करते हैं वो भी अपने घर से नहीं करते, पैसा तो इस जनता जनार्दन तेरा ही है। हम तो केवल और केवल इसको संभाल के खर्च करते हैं। हम खर्च करते हैं तो इतना खर्च कर देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 23 पार्टियों की सरकार चला रहा है और अणु विस्फोट करता है। दुनिया की नजरें उस पर है कि हमारा राशन पानी सब बंद हो जाएगा, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा नहीं। मेरी पार्टी ने हर बार अधिवेशन में कहा भारत अणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनेगा। ये पटाखा तुम्हारे पास नहीं, मेरे पास भी होगा। जब जरूरत पड़ेगी तो इस पटाखे को तुमको भी मारूंगा सालों। इसलिए आपने देखा पोखरण में धमाका करके हिंदुस्तान की फौज को ताकतवर बनाया। ये है बीजेपी, ये है बीजेपी। नरेंद्र मोदी, तुम्हारी सरकार के समय में ये साले दुष्ट आते थे आतंकवादी, हमारे फौजी को उड़ा जाते थे, कभी बम से उड़ा देते, कभी गोली से उड़ा देते, कभी भाटे से उड़ा देता था। और हमारा सिपाही और हमारा सैनिक हाथ पे हाथ बांधे खड़ा रहता था, रोता था, आंखें में से आंसू टपकता था। लेकिन नरेंद्र मोदी आया, उसने कहा नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर सामने से एक गोली आए तो तुम 10 ठोकना, मैं नरेंद्र मोदी तुम्हारी पीठ पे खड़ा हुआ। तब जाकर के बेकाबू हुए बेटे, तब जाकर ये बम पटकने वाले और पटाखा पर चलाने वाले है ना, ये दर में इसलिए घुसे हैं। जब तक ताकतवर पार्टी नहीं होती, ताकतवर सिंहासन नहीं होता ना। आज की तारीख में तो दोनों बेटी मार रहे हैं। पाकिस्तान इधर से बेटी मारता है, चीन इधर से बेटी मारता है, पर हिंदुस्तान की फौज भी कम नहीं, साली लठ दे करके ही भगा देती है यार। अरे तुम्हारे बच्चों को 100 मुबारक, उन माता बहनों के चरणों में प्रणाम जिन्होंने अपनी कोख से ऐसा बहादुर बच्चा पैदा किया है, जितने लठ मार के भी चीन के सेना को साला उल्टा भगा दिया। इसका नाम हिंदुस्तान है। लेकिन हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रखने के लिए आपको और मुझे भी तो कुछ पसीना बहाना पड़ेगा। खाली खाली गदर मस्ती करने से तो देश नहीं बनता है। एक आदमी मेहनत करके देश को इतना ऊपर ले जा रहा है कि आज दुनिया में हमारा नाम हो रहा है, और एक तरफ हम एक पसीना की बूंद भी निभाना चाहते हैं। क्या हम क्या भला कर रहे हैं? हमारा सोच बदलो, और सोच बदल करके एक नरेंद्र मोदी दिल्ली में होगा, पर मेरे ऊंदरी का नरेंद्र मोदी मैं हूँ। मैं ऊंदरी का नरेंद्र मोदी, मैं कार्यकर्ता जहां भी रहता हूं, मैं नरेंद्र मोदी हूं, और मैं नरेंद्र मोदी की तरह से काम करूंगा। देखिए उठता है कि नहीं उठता है दोस्तों। और आप देखोगे यार, हम तो भगवान के प्यारे भी हो सकते हैं उम्र के कारण से, पर तुम सब जिंदा रहोगे। 5 साल में हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1 का देश बनकर विश्व गुरु का शासन पे होगा दोस्तों। ये कबोल कभी घटना नहीं है। जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही, शुचिता के साथ, समर्पण के साथ, अपनी श्रेष्ठताओं के साथ, उस पार्टी के तुम और मैं कार्यकर्ता हूं। क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम अपनी पार्टी के इस महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम प्रयत्न नहीं कर सकते? क्या हम कर सकते हैं? मैं सोचता हूँ कि आज इतनी बड़ी संख्या में वास्तव में महिला मोर्चा तुम्हारा कोई जवाब नहीं भाई। मैंने तो तुमको ऐसे ही चढ़ा दिया था पार्टी की बैठक में। मैंने 2000 देखे तो सही तुम्हारे में क्या ताकत है। मैंने कहा तुम अलग से कुर्सियां लगाऊंगा देखना, तो वास्तव में अलग लगाई तो हमारी कुर्सियां कम पड़ गई, खाली करानी पड़ी हमको। धन्यवाद। और आप सब कार्यकर्ताओं को भी, जनता को इस रैली से जोड़ने का प्रयास किया। ये रैली अब भाषण सुन के समाप्त नहीं होगी। ये रैली जब तक अंतिम कील नहीं ठोकेंगे इनके कफन में, तब तक ये रैली चलेगी चलेगी चलेगी, तब तक हमारा अभियान चलेगा। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ। देखते हैं हम में क्या दम है और क्या दम नहीं है। हम कोई भाड़े के चट्टू नहीं हैं। हमने अपने जीवन का कुछ अरमान लगा करके इस पार्टी के साथ जिए हैं दोस्तों। हमें जिसने तैयार किया ना, वो हमें गीत बुलाता था, जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगू मातृभूमि से यह वर,
तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, हम उसके राहगीर हैं दोस्तों, हम उस रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। मेरा विश्वास है आप सब कार्यकर्ता अपने मन का संकल्प मजबूत करो और इस आतंकवादियों से, ये भी कम आतंकवादी नहीं है, राज बचाए रखने के लिए सबको कलेक्टर बना दिया, सबको एसपी बना दिया। केवल तुझे राज चाहिए, सारे एमएलए को कलेक्टर भी वही, एसपी वही। एसपी कौन लगेगा? एमएलए चाहेगा। कलेक्टर कौन लगेगा? एमएलए चाहेगा। पटवारी कौन लगेगा? एमएलए चाहेगा। थानेदार कौन लगेगा? एमएलए चाहेगा। मास्टर कौन लगेगा? एमएलए चाहेगा। तो रोएंगे हम, क्या करेंगे? कौन पूछेगा हमको? उसको तो केवल एक ही जगह सलाम करना, सवेरे जाकर के हिसाब करना, और क्या करना है। दुर्भाग्य है ऐसे लोकतंत्र का अगर तमाशा हमारी जवानी में और हमारे जिंदा रहते हो जाए तो हमारी जवानी को लानत है। हमें इतना दम है यार, जब हम इमरजेंसी में गए थे 19 महीने जेल में, जब हम गिने वो उंगली पे लोग थे, फिर मैंने कहा नहीं, जीत सत्य की होगी, आज नहीं होगी कल होगी, ऊपर वाला कोई है, उसने उस सत्य की जीत दिखाई है। दोस्तों थोड़ा विश्वास करो अपने पर, भरोसा करो अपने कर्मों पर, अपने काम के ताकत पर, और निश्चित रूप से इस सरकार को रगड़ करके ही देना है। और चुनाव नवंबर, ये गाड़ी ऐसी जगह फंस गई है, ये नाव कब डूबेगी इसका कोई पता नहीं है। ज्यादा इंतजार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो आ रहा है। हाँ भैया, हाँ तेरा को जितना जल्दी आए उतना तेरा फैसला कर दे, चला। और इसलिए पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ो। भारत माता की, भारत माता की। से आप लोगों के बीच में व्यक्त की, जब तक कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे तब तक हम लोग दम नहीं लेंगे। ऐसा संकल्प लेकर हम सभी लोग यहाँ से उठे। ले चलो। भारत माता की, भारत माता की, भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। अब आप लोग लगाओ। भाजपा जिंदाबाद, 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 भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद।